हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं MT365। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे इल्तुतमिश के जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों के बारे में। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये टॉपिक इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे जो सवाल बनता है वो इस टाइप का बनता है कि इल्तुतमिश के जीवन चरित्र एवं उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए, सिंपल, अथवा इल्तुतमिश के कार्यों का मूल्यांकन करें, अथवा इल्तुतमिश के प्रारंभिक कठिनाइयों एवं उसके कार्यों का वर्णन करें। तो इस तरीके से ये 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। या कभी कभी दे देगा कि इल्तुतमिश ही सल्तनत काल का वास्तविक या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, इस कार्य की विवेचना करें। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसका एक जो सामान्य आंसर होगा वो मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। और साथ ही साथ इसमें मैंने वर्ड लिमिटेशन का ख्याल रखा है, ताकि आप इसमें उतना ही आंसर मैंने लिखने की कोशिश की है जितना आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकें एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो आइए अब हम लोग इसके आंसर को देखते हैं, और साथ ही साथ जहाँ ज़रूरत पड़ी मैं उसकी व्याख्या भी करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा, ताकि लंबे समय तक आप लोगों के दिमाग में ये रह सके। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पृष्ठभूमि है ना, ऐबक की मृत्यु के पश्चात तुर्क सरदारों ने आराम शाह को सुल्तान घोषित कर दिया। आराम शाह एक अक्षम एवं आराम तलब व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने उसका विरोध किया। साम्राज्य में अव्यवस्था फैल गई और वह स्थिति पर नियंत्रण करने में असमर्थ सिद्ध हो रहा था। अतः दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश, जो ऐबक का विश्वासपात्र गुलाम एवं उसका दामाद भी था, को दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। इल्तुतमिश ने आराम शाह को दिल्ली के निकट युद्ध में पराजित कर मार डाला और स्वयं 1210 ईस्वी में सुल्तान बन बैठा। कहने का मतलब ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी मृत्यु हो गई है ना, उसके बाद आराम शाह जो है वह सुल्तान बना। लेकिन आराम शाह जो है वह एक तरीके से कहा जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अक्षम एवं आराम तलब व्यक्ति था। और उस समय दिल्ली सल्तनत की स्थिति ऐसी थी कि जहाँ पर एक योग्य और कर्मठ शासक का होना जरूरी था, जो उस सत्ता को संभाल सकता था, उस सत्ता को मजबूती प्रदान कर सकता था। ऐसी स्थिति में दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का गवर्नर था, उसे दिल्ली की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेने के लिए आमंत्रित किया। और इल्तुतमिश जो इस पद का, अर्थात सुल्तान के पद का वास्तविक रूप से हकदार भी था, उसने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और फाइनली आराम शाह को दिल्ली के निकट एक युद्ध में पराजित कर उसे मार डाला और 1210 ईस्वी में वह सुल्तान बन बैठा। आगे देखते हैं हम लोग इल्तुतमिश की प्रारंभिक समस्याएं। कहने का मतलब यह है कि इल्तुतमिश ने भले ही आराम शाह को युद्ध में पराजित कर मार डाला और गद्दी हासिल कर ली, लेकिन इसके साथ ही उसकी कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं होगी। दिल्ली की गद्दी हासिल करने के साथ उसकी प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ थी काफ़ी बढ़ गई थी। उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या कठिनाई थी और उसको उसने कैसे हैंडल किया। इल्तुतमिश शासक बनने के बाद बाह्य एवं आंतरिक कठिनाइयों से घिरा हुआ पाया अपने आप को, है ना। इल्तुतमिश के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। गजनी में ताजुद्दीन यल्दौज, सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा तथा बंगाल में अली मर्दान खां। इसके अलावा राजपूत शासक पुनः दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। कालिंजर और ग्वालियर पहले ही तुर्कों के हाथों से निकल चुके थे। नव स्थापित राज्य को मंगोल आक्रमण का भी खतरा था। इल्तुतमिश की आंतरिक स्थिति भी चिंताजनक थी। तुर्क अमीरों का एक वर्ग अभी भी इल्तुतमिश का विरोधी था। प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि नव स्थापित तुर्की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ा था। इसकी सुरक्षा एक दृढ़ निश्चयी एवं साहसी व्यक्ति ही कर सकता था। इस विषम परिस्थिति में इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया। इसी कारण अनेक विद्वान भारत में तुर्की सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही मानते हैं। डॉक्टर AR त्रिपाठी लिखते हैं कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का प्रारंभ वास्तविक रूप में इल्तुतमिश की राज्य से ही होता है ना। आगे हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश के कार्य एवं उसकी उपलब्धियाँ।
सबसे पहला कार्य है कि सल्तनत की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा स्थापित करने का प्रयास किया। इसलिए अमीरों को महत्वपूर्ण पदों से हटाकर अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को बहाल करने की योजना बनाई और इसके लिए उसने योग्य तथा विश्वास पात्र 40 तुर्क गुलामों का जो है एक दल का गठन किया। इतिहास में यही दल जो है तुर्कान ये चहलगान अथवा तुर्क चालीसा के नाम से ही प्रसिद्ध है। राज्य के समस्त महत्वपूर्ण पद इन्हीं को सौंपे गए। किन्हें? तुर्क ये चहलगान अर्थात तुर्क चालीसा को सौंपे गए थे। चहलगान के अतिरिक्त अन्य योग्य एवं प्रशासनिक दक्षता वाले व्यक्तियों को भी योग्यता अनुसार राज्य की उच्च पद सौंपे गए। इस कार्य में भारतीय और विदेशी मुसलमानों में विभेद नहीं किया गया। उसने वंशानुगत राजतंत्र के सिद्धांत को भी अपनाया और अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान का मनोनयन किया, है ना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है दिल्ली को राजधानी बनाना। इल्तुतमिश से पहले के मुस्लिम बादशाहों ने लाहौर को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था, परंतु इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, अतः वह दिल्ली का पहला सुल्तान भी कहलाया, है ना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं हम लोग, इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण योगदान इक्तादारी व्यवस्था की स्थापना करना था। अब देखते हैं कि इक्तादारी व्यवस्था आखिर थी क्या, है ना। इक्तादारी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता था और उसे प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकार भी दिए जाते थे। चलिए आगे हम लोग इसमें देखते हैं। फिर से इसको हम लोग एक बार देखते हैं कि इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण योगदान इक्तादारी व्यवस्था को स्थापित करना था। उसने पूरे राज्य को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर दिया। इन इकाइयों को इक्ता की संज्ञा दी गई। इनके अधिकारी इक्तादार कहलाए। इक्तादारी की में विभिन्न श्रेणियां थी। बड़े इक्तादार प्रांतीय गवर्नर के रूप में काम करते थे। उन्हें सैनिक, पुलिस और न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। लगान वसूली का कार्य भी वे करते थे। छोटे इक्तादार केवल सैनिक कार्य करते थे। इक्तादारों को उनकी सेवा के बदले में अपने अपने क्षेत्र से लगान वसूलने का अधिकार दिया गया, जिसका कुछ भाग वे अपने खर्च के लिए रख सकते थे। इक्तादारी व्यवस्था ने पहले से प्रचलित सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, है ना। तो ये था। नेक्स्ट इनका जो कार्य था वह मुद्रा में सुधार। इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य था प्रचलित मुद्रा व्यवस्था अर्थात टकसाल व्यवस्था में परिवर्तन करना। उसने प्रचलित सिक्कों की जगह पर अरबी ढंग के टंका चलवाए। ये सोना और चांदी के बनते थे, जिनका वजन 175 ग्राम था। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, इसलिए इसे आप लोग ध्यान रखें, है ना। टंका पर खलीफा का नाम भी खुदवाया गया। ये सिक्के केवल राजकीय टकसाल में ही ढाले जा सकते थे। टंकों पर टकसाल का नाम खुदवाने की प्रथा भी इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ की थी। टंका के अतिरिक्त पीतल के जीतल भी जारी किए गए। इन सिक्कों को जारी कर इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण का प्रमाण दिया। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि टंका और जीतल नामक सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो इल्तुतमिश ने जारी किया था, है ना। नेक्स्ट का इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था न्याय शासन की व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के क्षेत्र में इल्तुतमिश की देन महत्वपूर्ण मानी जाती। वह एक न्यायप्रिय शासक था। जनता को समुचित न्याय प्राप्त हो सके, इसके लिए उसने राजधानी के अतिरिक्त सल्तनत के सभी बड़े शहरों में काजी और अमीरदाद नियुक्त किए गए। इनके फैसले के विरुद्ध लोग प्रधान काजी की अदालत में अपने मुकदमे पेश करते थे, किंतु अंतिम फैसला स्वयं सुल्तान करता था, है ना। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जो था वह सुल्तान के पास ही था, वही अंतिम निर्णय ले सकता था। नेक्स्ट कार्य है शिक्षा, साहित्य तथा विभिन्न कलाओं का संरक्षण। यद्यपि इल्तुतमिश का जीवन अधिकतर युद्धों में ही व्यतीत हुआ, फिर भी शिक्षा, साहित्य और विभिन्न कलाओं में उसने अपनी गहरी अभिरुचि का प्रदर्शन किया।
सुल्तान स्वयं प्रकांड विद्वान नहीं था, पर वह विद्वानों के गुणों की सराहना करता था और उन्हें राज्याश्रय प्रदान करता था। इस उसके शासनकाल में मध्य एशिया में अशांत वातावरण से क्षुब्ध होकर अनेक लेखक तथा विद्वान भागकर दिल्ली के दरबार में आ गए थे। सुल्तान ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया था। उसके समकालीन विद्वान मिनहाज उस सिराज, मलिक ताजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन, हसन गौरी और फ़खरुल मुल्क इसामी जैसे योग्य व्यक्ति उनके दरबार में सम्मान प्राप्त किए हुए थे, है ना। ये सारे जितने भी ये जो विद्वान थे इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जैसे कि कौन कौन, मिनहाजुद्दीन सिराज, मलिक ताजुद्दीन, निज़ामुल मुल्क, मोहम्मद जुनैदी, मलिक कुतुबुद्दीन, हसन औरी और फ़खरुल मुल्क इसामी जैसे व्यक्ति, है ना। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखें। इस प्रकार उसके शासनकाल में दिल्ली का दरबार इस्लामी शिक्षा, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया। अब कला के क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो इल्तुतमिश विभिन्न कलाओं में और विशेष रूप से स्थापत्य कला में गहरी रुचि अभिरखता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया कुतुब मीनार की अधूरे कार्य को पूर्ण करने का श्रेय उसी को जाता है, अर्थात इल्तुतमिश को ही जाता है। इसके अलावा सुल्तान ने अनेक मीनारों, मस्जिदों, मदरसे, खानकाह, तालाब, मकबरे इत्यादि बनवाए। इसमें प्रमुख है सुल्तानगढ़ी, शमसी मदरसा तथा हौज शमसी इत्यादि। इसके अलावा नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण इनका जो सबसे बड़ा कार्य था वो थी सैन्य उपलब्धि। इसी सैन्य उपलब्धि के कारण ही वो अपने दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान कर सका था, उसे सुदृढ़ कर सका था। अपनी प्रारंभिक जो उसकी कठिनाइयाँ थीं उसमें सबसे बड़ी कठिनाई पर उसने जो विजय पाया उसकी सैन्य उपलब्धि ही मानी जाती है। और इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या है इनकी सैन्य उपलब्धि में। पहली उपलब्धि था अल्दौज का पतन, है ना। गजनी के शासक अल्दौज की शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने 1215 में उसका पीछा किया तथा 1216 में तराइन के युद्ध में उसे पराजित करके बंदी बना लिया। उसी वर्ष उसका कत्ल कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने प्रबल शत्रु का अंत करके गजनी से दिल्ली के राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए, है ना। ये जो अल्दौज था वो जो अपने आप को मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी मानता था और ये उसी के उत्तराधिकारी मानने के कारण ही उसको लगता था कि दिल्ली जिस पे गौरी ने कभी आक्रमण किया था और उस पर विजय प्राप्त की थी, उस पर मेरा अधिकार होना चाहिए था, इल्तुतमिश का नहीं। इसलिए वो बार बार दिल्ली पर भी अपना हक जताया करता था। और इल्तुतमिश ने जब उसे 1216 में उसे पराजित कर मार दिया तो एक तरीके से जो गजनी और दिल्ली के बीच का जो राजनीतिक संबंध था एक तरीके से समाप्त हो गया, है ना। दूसरा है चंगेज़ खां का आक्रमण, अर्थात कि मंगोल आक्रमण जो होता है उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि इल्तुतमिश के कार्यकाल में भारत पर मंगोलों के आक्रमण की संभावना बढ़ गई थी। चंगेज़ खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आ पहुंचा। जलालुद्दीन ने चंगेज़ खां के विरुद्ध इल्तुतमिश से सहायता मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने मना कर दिया। इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण चंगेज़ खां भारत पर आक्रमण किए बिना वापस लौट गया, अतः मंगोलों के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। यह इल्तुतमिश की एक महान सफलता थी। कहने का मतलब ये है कि चूँकि उस समय इल्तुतमिश चंगेज़ खां से प्रत्यक्ष रूप से युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि चंगेज़ खां उस समय एक महान लड़ाकू योद्धा था और उस समय अगर वह दिल्ली पर आक्रमण करता तो संभवतः इल्तुतमिश को अपनी सत्ता गंवानी पड़ सकती थी या उसका राज्य छिन्न भिन्न हो सकता था। ऐसी स्थिति में उसने कूटनीतिक तरीके से जो मंगबरनी जो सहायता मांगा था जिसने, उसके दूत को मरवा दिया और उससे सहायता देने से इनकार कर दिया। और ऐसी स्थिति में मंगबरनी दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पुनः वापस चला गया और इस तरीके से जिस मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज़ खां भारत आ रहा था वह रास्ते से ही लौट गया और उसने दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इस तरीके से इल्तुतमिश की सूझबूझ के कारण एक बहुत बड़ा मंगोल खतरा भी
टल गया। आगे देखते हैं कुबाचा का अंत, है ना। मोहम्मद गौरी का एक गुलाम कुबाचा इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। वह मुल्तान, कच्छ व सिंध का स्वामी था। जलालुद्दीन ने कुबाचा की शक्ति को बड़ी सीमा तक हानि पहुंचाई थी। अवसर का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा के राज्य पर कब्जा कर लिया। 1228 ईस्वी में कुबाचा ने निराश होकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार कुबाचा का भी अंत हो गया। नेक्स्ट है बंगाल पर अधिकार, है ना। इल्तुतमिश ने बंगाल प्रांत पर भी कब्जा कर लिया। 1211 ईस्वी में हिशामुद्दीन एवाज खिलजी बंगाल का शासक बना। उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी में गयासुद्दीन को युद्ध में मारकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। बाद में 1229 में बंगाल को पुनः दिल्ली राज्य के अधीन एक सूबा बना दिया गया। इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि बंगाल जो नवस्थापित दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की अधीनता को अस्वीकार करने वाला था, उसको पुनः एक सैन्य गतिविधि के जरिए उस पर अधिकार किया गया और दिल्ली की सत्ता को मानने के लिए उसे मजबूर किया गया और दिल्ली के अधीन उसको एक सूबा बना दिया गया, है ना। आगे देखते हैं राजपूत राजाओं से युद्ध। राजपूत राजाओं ने राजस्थान, मालवा आदि प्रांतों में विद्रोह करके तुर्की राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया था, परंतु इल्तुतमिश ने इन राजाओं के प्रति कठोर और आक्रामक नीति अपनाकर रणथंभौर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि स्थानों पर पुनः अधिकार कर लिया। इस तरीके से सैन्य विजयों के द्वारा और अपनी कूटनीतिक सूझबूझ के द्वारा इल्तुतमिश ने जो उसके प्रारंभिक दुश्मन थे या उसकी प्रारंभिक जो कठिनाइयाँ थी उस पर विजय प्राप्त की और आंतरिक रूप से अपने जो है अपनी सत्ता को उसने स्थायित्व प्रदान किया और इसके बाद प्रशासनिक क्षेत्रों में भी उसने कई महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके अलावा है खलीफा द्वारा मान्यता। इल्तुतमिश ने भारत में अपनी सभी विरोधियों का दमन करके अपने आप को निर्विवाद रूप से दिल्ली का शासक सिद्ध कर दिया। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी। अतः दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन गया और सुल्तान का पद कानूनी तथा वंशानुगत बन गया। ये थी इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयाँ और उसके महत्वपूर्ण कार्य। अब अगर इसके कार्यों का हम लोग मूल्यांकन करें तो देखते हैं हम लोग कि इल्तुतमिश के कार्यों का मूल्यांकन। प्रारंभिक तुर्क सुल्तानों में इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को पूरा किया तथा नव स्थापित दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान किया। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसके अलावा अनेक इतिहासकारों ने इल्तुतमिश के सैनिक, प्रशासनिक एवं व्यक्तिगत गुणों की प्रशंसा की है। प्रोफेसर निजामी के शब्दों में ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी आकृति बनाई थी। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। ये मानना किनका है? प्रोफेसर निजामी का। विषम परिस्थितियों से जूझते हुए उसने अर्थात इल्तुतमिश ने तुर्की राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। वह एक कुशल सेनापति, वीर विजेता, दूरदर्शी एवं न्यायप्रिय शासक तथा कला एवं साहित्य का संरक्षक था। वास्तव में भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश इल्तुतमिश से ही होता है। उसकी यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी। नवस्थापित तुर्की सल्तनत को विघटन से बचाकर उसकी सुरक्षा एवं उसे स्थायित्व प्रदान करना। कहने का मतलब ये है कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी नवस्थापित तुर्की सल्तनत को विघटन से बचाकर उसकी सुरक्षा एवं उसे स्थायित्व प्रदान करना, है ना। यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं हुआ है, यहाँ डैश होगा, ध्यान रखें।
तो इस तरीके से हम लोगों ने इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयों, उसके कार्यों या उसके उपलब्धियों के बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ उसके कार्यों का मूल्यांकन को भी हम लोगों ने देखा। और यह क्वेश्चन इस बार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, मतलब इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें कि इस वीडियो में हमने उतना ही लिखने की कोशिश की है जितना आप लोग अपने एग्ज़ाम में आसानी से लिख सकते हैं, और उतने ही सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है जो जितना आपके दिमाग में आसानी से आ सके। हमने बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को इस वीडियो में डालने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि इतिहास में ज़्यादा फैक्ट्स उसे बोरियत बना देता है, क्योंकि ना लोगों को डेट याद रहती है ना ईस्वी याद रहता है। ऐसी स्थिति में डेट और ईयर जैसे फैक्ट से बचने की भी हमने कोशिश की है, ताकि आसानी से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए और उससे आप लोग आसानी से याद रख सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।